फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट मेंबर जो बिल्स होते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप सर्च कर डालोगे, उसमें आपको कहीं भी ये प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ नहीं दिखेगा। प्राइवेट मेंबर बिल उसमें क्या है, जो बिल्स जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स की बात की जाती है वो आपको दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। और जब आप चैप्टर नंबर 2 पे जाओगे जो कि पार्लियामेंट है, चैप्टर 1 यूनियन, चैप्टर 1 जो है वो एग्जीक्यूटिव का है और जो पार्ट 5 है उसका नाम है दी यूनियन। जब आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा के तो उसमें आप देखोगे पार्ट 5 में दी यूनियन नाम है उसका, पार्ट 5 का। और उसके अंदर कई चैप्टर हैं, उसमें पहला चैप्टर दी एग्जीक्यूटिव करके है, दूसरा चैप्टर दी पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। उस पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का, जैसे बिल पास होगा तभी तो एक्ट आता है ना, तो वो बिल्स के बारे में आप देखोगे कि ये आपको 5 आर्टिकल दिखेंगे, 107, 108, 109, 110, 111, ये आप आर्टिकल दिखेंगे। उसमें क्या है, 107 आर्टिकल आप देखोगे, 107 में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। किस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, 107 के पहले क्लॉज में ऐसा लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 109 एंड 117। 109 क्या है, मनी बिल से रिलेटेड है, और 117 आगे आपको दिखेगा फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, ठीक है। मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल, ये तो आप मतलब ये बोला गया है कि 109 और 117 के जो प्रोविजन है ना उनको ध्यान में रखते हुए अगर आपको उनको छोड़ देते हो तो बाकी जो बिल होंगे, अब बिल में ओरिजिनेट इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाकी के जो बिल हैं वो मतलब जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में ही वो आ सकते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि जो आपके दूसरा क्लॉज है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 108 एंड 109। 108 देखिए जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड है और 109 जो है मनी बिल से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोसीजर के बारे में। तो अब इसमें लिखा है कि ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज बीन एग्रीड टू बाय बोथ हाउसेस आइदर विदाउट अमेंडमेंट और विद सच अमेंडमेंट ओनली एज आर एग्रीड टू बाय बोथ हाउसेस। अब एक बात होती है कि ऐसा बोला गया है कि अगर 108 और 109 को आप छोड़ दो, कि क्योंकि 108 में जॉइंट सेटिंग के बारे में है तो वो आप अगले प्रोविजन में देखोगे, उनको छोड़ दो, ठीक है। और 109 को छोड़ दो, 109 में मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के बिल हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर आप देखो, ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है कि जो बिल तभी पास माना जाएगा जब दोनों हाउसेज जो है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, दोनों किसी भी बिल पे एग्री कर जाते हैं, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ एग्री हो या बिना अमेंडमेंट के साथ एग्री हो। जैसे मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल भेजा, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने बोला कि हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसमें ये कुछ अमेंडमेंट करो, और लोकसभा ने मानने से मना कर दिया अमेंडमेंट से, तो फिर आगे जॉइंट सेटिंग होगी, ठीक है। जॉइंट सेटिंग भी आप देखोगे कि 2 केसेस में तो होती ही नहीं है, मनी बिल में नहीं होती है जॉइंट सेटिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसमें भी नहीं होती है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा उसके लिए जो बिल होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, उसके लिए अलग से लिखा हुआ आर्टिकल 368 में। तो आप देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो ऐसे बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है ना, तो आप उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है। आप कोई भी बुक पढ़ते हो सकता है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो आपको अगर ये क्लियर कट उसमें नहीं समझ में आता है कि आर्टिकल में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो आप कई सारे क्वेश्चन जो हैं आजकल के टाइम के वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंसेप्ट समझना भी जरूरी है और साथ में ये भी समझना है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि ये जो पार्लियामेंट ने अपने प्रोसीजर बनाए हैं उन पे लिखी है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये क्लॉज 2 हो गया। क्लॉज 3 क्या लिखा हुआ है, का बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। अगर कोई हाउस है, कोई भी हाउस है, ठीक है, और उसमें प्रोरोग कर दिया गया उस हाउस को, प्रोरोग क्या होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको रोक दिया मीटिंग को, तो आप देखो प्रोरोगेशन भी 2 तरह का होता है, एक साइन डाई होता है, मतलब अनलिमिटेड इंडेफिनेट टाइम के लिए, जैसे पूरा सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रोरोग कर दिया, ठीक है। तो प्रोरोगेशन अगर होगा तो प्रोरोगेशन से कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है, ये साफ बात है। अब बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ये याद रखिएगा। पार्लियामेंट में आप समझ सकते हो लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, दोनों में अगर कोई भी बिल पड़ा हुआ है तो लैप्स नहीं होगा अपने आप, ये बात लिखी हुई है इसमें। 4th में क्या है, बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा। राज्यसभा वर्ड भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट से ही लिखा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी आप देखोगे, ठीक है। तो आप देखो, बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन
डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लिखा हुआ है कि अगर कोई बिल काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है, मतलब राज्यसभा से ही कोई बिल एराइज हो रहा है, ठीक है, पहले बार वहीं से आ रहा है राज्यसभा से, या बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच हैज नॉट बीन पास्ड बाई हाउस ऑफ द पीपल, वो हाउस ऑफ द पीपल से अभी पास नहीं हुआ है, ठीक है, और वो पड़ा राज्यसभा में, मतलब उन्होंने उसको लोकसभा भेजना था और भेज नहीं पाए किसी वजह से, और तभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल पड़े पड़े राज्यसभा में लैप्स हो जाए। उस केस में क्या होगा कि वो बिल जो है, वो बिल जब दूसरी गवर्नमेंट चुन के आएगी तो वहाँ पे वो भेजा जा सकता है। दूसरी गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल कर दे, चाहे चाहे मतलब रिजेक्ट कर दे, क्या कर दे, वो दूसरे के, मतलब राज्यसभा में पड़े पड़े लैप्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वहाँ पे पड़ा था, वो नहीं भेज पाए, अब भेज दिया अगर हाउस ऑफ पीपल में, उसके बाद फिर आप देखोगे कि वो चीज़, फिर सिचुएशन अलग होती है। वो लैप्स और लैप्स होगा कि नहीं होगा, कब लैप्स होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है 107 के आर्टिकल्स में, ठीक है। तो आपने देखिए पहले आर्टिकल में ये सारी चीज़ें हैं कि दोनों हाउस में आ सकता है बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। दूसरे में लिखा है कि जब तक दोनों एग्री नहीं हो जाएंगे माना नहीं जाएगा पास। तीसरे में लिखा है कि प्रोरोगेशन से बिल जो है वो लैप्स नहीं होता है। चौथे में ये लिखा है कि अगर कोई बिल है पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो बिल है और जो पास नहीं हुआ है हाउस ऑफ द पीपल में, वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो जाए तो। पांचवा लिखा है बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल। अब एक ऐसा बिल है जो हाउस ऑफ द पीपल में पेंडिंग है, मतलब उसमें कुछ काम होना था, पड़ा हुआ है हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में, और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, और या तो विच हैविंग बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ द, या तो वो लोकसभा में पास हो गया है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग है, मतलब राज्यसभा में पेंडिंग है। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है कि या तो वो बिल जो है, बिल विच इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में पेंडिंग हो, या विच हैविंग बीन पास बाय द हाउस ऑफ द पीपल, या लोकसभा में पास करके वो राज्यसभा चला गया हो और वो राज्यसभा में पेंडिंग हो। शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वो अपने आप लैप्स हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द सेल सब्जेक्ट, अब इसमें बोला गया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 108 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए 108 में कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि मान लो कोई बिल गया और उसके बाद जॉइंट सिटिंग के लिए प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो अब फिर नहीं लैप्स होता बिल, फिर काम जो होना था वो होगा, ठीक है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाए तो फिर उस केस में आप देखोगे कि ये दिक्कत हो सकती है, फिर ऐसा होगा कि वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। तो ये बातें लिखी हुई हैं। और 108 जो मैंने बताया जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, ये लिखा हुआ है। 109 में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, और 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 है एसेंट ऑफ बिल्स, प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के पास, तो उनके पास 3 अल्टरनेटिव रहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि प्रोसीजर जो है, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो पार्लियामेंट क्या करती है, उसके लिए प्रोसीजर बना सकती है, अपना रूल, उनकी रूल बुक होती है। तो वो रूल बुक बनाने की पावर कहाँ से मिलती है, 118 के आर्टिकल क्लॉज 1 से आपको ये मिलता है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। दूसरा, अंटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज 1, जब तक रूल नहीं बन जाते हैं क्लॉज 1 में, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया शैल इफेक्ट इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन एंड अडेप्शन एज मे बी मेड देयरइन बाय चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज द केस में भी। ऐसा बोला गया है कि मान लो अभी नहीं बना पाए क्लॉज 1 में कोई रूल बुक, तो अभी तक उससे पहले जो रूल बुक जो चल रही थी आज़ादी से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, चालू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो चलता आ रहा था वही चलेगा। बाद में ये मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन मॉडिफाई कर सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 3 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट सेटिंग ऑफ द एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 हाउसेस। अब ये जो है प्रेसिडेंट जो है ये दोनों लोगों से कंसल्ट करके, चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट, अब मतलब राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और स्पीकर ऑफ द हाउस, उससे बात करके वो प्रोसीजर बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। काहे के किस चीज़ के रूल्स बना सकते हैं, वो बना सकते हैं जॉइंट सेटिंग के रूल्स बना सकते
सकते हैं, और कैसे कम्युनिकेशन होगा एक बिल दूसरे में जाएगा वो उसके लिए भी बना सकते हैं रूल। तो आप देखोगे एट ए जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और इन हिज एब्सेंस सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेड अंडर क्लॉज 3 शैल प्रिसाइड। अब बोला कहा है कि जब भी जॉइंट सीटिंग होगी ना तो क्या होगा कि जो हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो ऑफ द टू हाउस, जब भी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सीटिंग हो रही होगी तो जो स्पीकर होगा हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा का, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। और उसके अगर वो नहीं है और इन इज एब्सेंस तो वो पर्सन तो क्या हो कौन बनेगा, तो उसके लिए कौन बनेगा, ये जो क्लॉज 3 में बोला गया है कि मेड अंडर क्लॉज 3 में जो रूल बनाएंगे प्रेसिडेंट के, उनके बदले कौन होगा कि कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो रूल बुक होती है, तो रूल बुक में जैसा लिखा है उस हिसाब से उसके बाद बनेंगे, ठीक है, कोई भी बन सकता है। तो उस तरह से कैसे बनेगा ये रूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर दे दी गई है कि इस पावर की हेल्प लेके आप बना सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। हम इतना लिखे जा रहे हैं बस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे उन्होंने कहा था कि हम इतना सब कुछ लिख दे रहे हैं, सब चीज़ नहीं लिखेंगे, आगे चल के खुद अपने हिसाब से बना लेना कि कौन होगा, वो नहीं होंगे तो कौन बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर मॉडिफाइड and adopted by the Speaker of Lok Sabha in exercise of the powers conferred on the Speaker by Article 102 of the Constitution and published under the rules and the rules of procedure and conduct of business in the House of the People। तो आप देखोगे कि आर्टिकल 118 का 2 जो दिया है ना, मैंने बताया था कि जो पहले जो चल रहा था, जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो रूल चलते आ रहे थे उस रूल को मॉडिफाई कर सकता है स्पीकर। तो वो आप देखोगे कि इसी को मॉडिफाई करके 17 अप्रैल 1952 को एक रूल बुक आ गई है, उसका नाम है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए भी अलग रूल बुक है। तो वो रूल बुक आप देखोगे कि ये जो रूल बुक है, इसी रूल बुक जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं डिटेल में, तो वो रूल बुक के हिसाब से वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। कि इस रूल में ऐसा लिखा हुआ है, पावर दे दी है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट या हाउस को, तो वो हाउस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, जैसे हम ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी वर्ड कहीं नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात, ठीक है। मनी बिल लिखा है, फाइनेंशियल बिल भी लिखा हुआ है वर्ड, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये भी हो गया आपका, लेकिन ये नहीं लिखा, प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी। तो आप ये जो चीज़ें हैं ये सब डिसाइड करी गई हैं रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से। तो ये बैकग्राउंड है। अब आप देखते हैं जैसे कि एक पार्लियामेंट में जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, जो सिटिंग्स होती हैं, 2 सिटिंग्स होती हैं, तो आप ये सोचोगे कि ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि रूल बुक बना सकते हो, अपने डे टू डे बिजनेस कैसे चलेगा वो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि 11 से 12 0 आर स्पेशल मेंशन कॉलिंग अटेंशन की होता है। उसके बाद 12 बजे से आप देखोगे कि बाद पेपर टेबल किए जाते हैं, बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन आ आता है, 20 स्टार्ट क्वेश्चन, 155 अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर लंच होता है 1 से 2, फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है 6 बजे तक। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो आपका ये हो गया। उसके बाद फ्राइडे में, ऑन फ्राइडेज द लास्ट 2.5 आवर्स आर रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस। तो इस तरह से ये रूल बुक है। मैं ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि रूल बुक में डिसाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कहीं पे ऐसा, ठीक है। अब आप देखो कि प्राइवेट मेंबर बिल जो मैं बता रहा था आपको क्या होता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि व्हाट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल एंड व्हाई डज इट मोस्टली फेल द हाउस टेस्ट। ये एक मनी कंट्रोल की साइट में आप देखोगे एक न्यूज़ आई थी, और ये 16 जनवरी 2019 को आई थी कि विदाउट बैंकिंग ऑफ एमपीज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और अलायंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर ए प्राइवेट मेंबर्स बिल टू पास। कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो वो पास होना बड़ा डिफिकल्ट होता है जब तक रूलिंग पार्टी से व्यवहार ना हो या अलायंस ना हो, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब देखो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम शशि थरूर इंट्रोड्यूस्ड ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इन लोकसभा सीकिंग टू एस्टेब्लिश अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। शशि थरूर ने, जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था उनका, ठीक है। और आप देखोगे कि वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो आपका लोकसभा में आया, और
उसके बाद वो चाह ये रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए। ठीक है, ये बिल मतलब का है, काफ़ी अच्छा बिल था। लेकिन द स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड बिल एम्स टू ब्रिंग द सेक्टर अंडर गवर्नमेंट्स ओवरसाइट दैट वुड इंश्योर लाइसेंस कंडीशंस आर बीइंग फॉलोड एंड हेल्प कर्व जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। ये जो बिल था इसका पर्पज़ ये था कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट के ओवरसाइट के अंदर लाया जाए, साइट के अंदर लाया जाए और लाइसेंस कंडीशन को इंश्योर किया जाए और ब्लैक मनी को रोका जाए। The bill was introduced less than a month after another private member's bill, or simply private member bill was tabled by National Congress Party MP सुप्रिया सुले। MP सुप्रिया सुले ने भी इससे पहले एक आप देखोगे इससे पहले एक बिल लाए थे। वो क्या बिल लाए थे? द राइट टू डिसकनेक्ट बिल। ठीक है, अब आप देखो कि राइट टू डिसकनेक्ट बिल बड़ा अच्छा बिल है, 2018 में आया था। एम्स टू गिव एम्प्लॉयज द राइट टू रिफ्यूज वर्क रिलेटेड कॉल्स एंड ईमेल्स बियॉन्ड वर्क आवर्स। आप देखते हो कई बार जो ऑफिशियल वर्क के लिए आपको रात के 11 बजे 12 बजे भी फ़ोन करके काम दिया जाता है, या कुछ का या रिपोर्टिंग कराई जाती है आपसे, क्या हुआ आज ये वो, रात के 11 बजे दिन रात आपको बॉस के फ़ोन आते रहते हैं। तो उसके लिए ये था कि अगर कोई आप बॉस अगर आपको फ़ोन करता है तो आप फ़ोन काट सकते हो और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है बियॉन्ड ऑफिस आवर के बाद आपको रिपोर्ट करने की। तो इट इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग वर्क रिलेटेड स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। The bill also proposes to set up an employee welfare authority that will provide counseling and access to digital detox center. With a dismal track record of PMB's private member bill, it remains unclear as to when these bills will be taken up for consideration. अब डिस्कशन। ठीक है, तो आप देखते हो कि बिल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं लेके आए हैं। अब देखो कि अपोजिशन में रहते हुए लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि वो बिल आया, लेकिन वो इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है हमेशा से कि कब डिस्कशन ही नहीं हो पाता है इनका। बहुत सारे बिल प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं और पड़े रहते हैं, कभी डिस्कशन ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब देखिए प्राइवेट मेंबर बिल मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, होता क्या है प्राइवेट मेंबर बिल, अब बात करते हैं। एक कोई भी MP है जो मिनिस्टर ना हो, ठीक है, मिनिस्टर होते हैं ना यूनियन कैबिनेट में, वो मिनिस्टर ना हो, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो फिर कोई भी हो वो बिल को प्राइवेट मेंबर बिल ही माना जाता है। ठीक है, अब वो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय सच मेंबर्स आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर द लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों से आ सकते हैं, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट बिल्स। जो बिल मिनिस्टर जो अगर कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर कोई बिल लाते हैं तो उसको गवर्नमेंट बिल्स बोला जाता है। और जनरली द 2 PM to 6 PM slot on alternate Fridays during sessions are reserved for discussion on प्राइवेट मेंबर बिल्स। ये जो जनरली बोला गया है ना, ये रूल बुक में ऐसा लिखा है। ठीक है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन एज टू व्हाट ए PMB शुड बी अबाउट, मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किस बारे में हो सकता है प्राइवेट मेंबर बिल, कोई भी किसी भी टॉपिक पे ये बिल हो सकता है। द स्कोप ऑफ ए PMB इज सेम एज दैट ऑफ ए गवर्नमेंट बिल। इसका स्कोप वैसा ही है जैसे एक गवर्नमेंट बिल का होता है। दीज बिल्स कैन डील विद एनी इशू एंड कैन ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब देखिए एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिल जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब आप देखोगे आर्टिकल 368 में जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है, तो उसमें ये जो बिल लाया जाता है ना, ये चाहे लोकसभा में आ जाए चाहे राज्यसभा में आ जाए, ये प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है इसको, और इसको ये गवर्नमेंट मेंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये चीज़ अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट बाउंड होता है अपनी असेंट देने के लिए, कंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता, पॉकेट वीटो भी नहीं लगा सकता है, उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, और आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आपका जॉइंट सेटिंग का कोई क्लॉज ही नहीं है कि जॉइंट सेटिंग हो गया, अगर डिसएग्री हो गए तो हो गए, फिर आगे नहीं बढ़ेगी बात। ठीक है, जॉइंट सेटिंग होके काम नहीं होता है इसमें। अनलाइक ए गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल इज नॉट डिस्कस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंटरनली। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटरनली डिस्कस नहीं करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है। उसके बाद देखिए प्रोसीजर क्या है। द प्राइवेट मेंबर बिल्स आर ड्राफ्टेड बाय MPs देमसेल्व्स और बाय देयर स्टाफ। जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं उनको MP खुद ही ड्राफ्ट करते हैं या उनके स्टाफ जो रहते हैं वो ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं अपनी मेहनत से। दीज बिल्स आर हाउएवर स्क्रूटनाइज्ड एंड चेक्ड बाय द पार्लियामेंट सेक्रेटरीट फॉर टेक्निकलिटीज एंड लीगल कंसिस्टेंसीज। ये जो बिल्स होते हैं इनकी स्क्रूटनी की जाती है पार्लियामेंट सेक्रेटरीट के द्वारा और टेक्निकलिटीज और लीगल कंसिस्टेंसी के लिए। द मेंबर हैज टू प्रोवाइड ए 1 month नोटिस अलॉन्ग विद ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। मेंबर को 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, ये बिल लाने से पहले।
और उसके बाद विद ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस के साथ एक कॉपी भी देनी पड़ती है। दो द स्टेटमेंट मेंबर इज रिक्वायर्ड टू एलेबरेट थ्रू द स्टेटमेंट द मेंबर इज रिक्वायर्ड टू एलेबरेट ऑन द बिल। ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन है इसमें एलेबरेट करके बताना रहता है कि क्या है ये बिल में क्या कहना चाह रहे हो। इन केस देयर आर मल्टीपल पीएमबीज बीइंग प्रपोज्ड एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, एक ही टाइम पे सबके सब अपना बिल लाना चाह रहे हैं, कई सारे हो गए, तो अब बैलेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द बिल्स फॉर इंट्रोडक्शन। एक बैलेट सिस्टम होता है, जैसे आपने बैलेट पेपर देखा है ना इलेक्शन के टाइम पे, तो वैसे ही बैलेट सिस्टम की प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, बैलेट सिस्टम से कि पहले किसका बिल डिस्कस होगा। There is also a parliamentary committee on private members bill and resolutions that goes through all private member bills। एक parliamentary committee भी होती है private member bills पे, वो क्या करती है बिल्स और रेजोल्यूशन पे, वो सारे जो बिल्स हैं उनको ढंग से पढ़ती है। द कमेटी क्लासिफाइज दिस बिल बेस्ड ऑन देयर अर्जेंसीज एंड इंपॉर्टेंस विच इन टर्न डिटरमाइंस विच वुड बी डिस्कस फर्स्ट। और आप देखो कि ये कमेटी जो है क्लासीफाई करती है कि कौन ज़्यादा अर्जेंट है बिल और कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद विच इन टर्न डिटरमाइंस विच वुड बी डिस्कस फर्स्ट, वो बाद में डिटरमाइन करती है कि सबसे पहले कौन सा डिस्कस होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे कि कितने बिल पास हो गए और कितने बिल रिजेक्ट हो जाते हैं और कितने इंट्रोड्यूस होते हैं और कितने डिस्कस होते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, तो ये 13th लोकसभा थी 1999 में से 2004 में, तो 343 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे और उसमें से सिर्फ 17 डिस्कस हुए, और 14th में 328 इंट्रोड्यूस किए गए थे और 14 ही डिस्कस हुए, और 15th लोकसभा थी मतलब जो पिछली वाली थी 2009 से 14 के बीच, उसमें 372 जो बिल थे वो इंट्रोड्यूस किए गए और सिर्फ उसमें 11 डिस्कस किए, मतलब डिस्कशन तक नहीं होता है उनमें, ठीक है। अब आपने ये देखा कि ये किस तरह से ये जो रहे हैं, तो आपने 14 लोकसभा में देखिए किस किस तरह के बिल हैं। अगर ये जो आपका पाई ग्राफ बना हुआ है तो इसमें आप देखोगे कि ये न्यू लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अमेंडमेंट, ये इस तरह के कितने बिल हैं, ठीक है, 13 लोकसभा में भी। तो ये एक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उसमें ऐसा पाया गया है। तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च 372 बिल, जैसा कि मैंने बताया ये ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, तो ये भी आप देख पा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि आज तक का कितने बिल जो हैं वो पास हुए हैं, कभी पास भी कोई लॉ भी बना है आज तक ये नहीं बना है। तो आप देखोगे कि 14 जब से आज़ाद हमको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना है और लागू हुआ है, उसके बाद से आप देखोगे कि सिर्फ 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वही लॉ बन पाए हैं, और उसमें भी 6 तो सिर्फ 1956 में ही मतलब लॉ एक्ट बने थे। तो नो पीएमबी हैज़ बिकम लॉ सिंस 1970। 1970 के बाद से आप देखोगे, ठीक है, कि जब पाकिस्तान के बाद उसके साथ जो वॉर हुआ था 1971 में, उससे एक साल पहले से आप देखोगे कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है ना वो कभी बना ही नहीं है। मतलब इंदिरा गांधी के टाइम से आप देखो, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम से कोई बना ही नहीं है प्राइवेट मेंबर जो बिल है, वो लॉ ही नहीं बन पाता है। जैसे राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014 वाज पास्ड बाय राज्यसभा आफ्टर ए गैप ऑफ 45 ईयर्स। एक ये 2000 राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल था, एक 2014 वाज पास्ड बाय राज्यसभा, ये राज्यसभा में पास हुआ है आफ्टर ए गैप ऑफ 45 ईयर्स, 45 सालों के बाद ये जो बिल है वो पास हुआ है। उसके बाद आप देखोगे वाई डू दे फेल। अब वो फेल क्यों होते हैं, आप रीजन भी जानना चाहोगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट हैज बीन एवर्स टू लेंडिंग सपोर्ट टू अ प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरेस्ट नहीं रहता प्राइवेट मेंबर बिल में। क्यों नहीं रहता? अ सक्सेसफुल पासिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल इज परसीव्ड बाय मैनी एज इनकम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंट्रूजन इनटू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज डोमेन। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हो गया ना तो ऐसा माना जाएगा कि वो इनकम्पिटेंस है जो आपकी गवर्नमेंट है, और उसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के डोमेन में वो इंट्रूजन हो रहा है, और इसलिए ऐसा नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के रेपुटेशन खराब होगी। तो गवर्नमेंट इन द पास्ट हैव आल्सो एट टाइम्स कट शॉर्ट द पाथ ऑफ पीएमबी, और गवर्नमेंट ने पास्ट में भी ऐसा किया है।
और आप देखोगे सच बिल इज सीन गेटिंग सपोर्ट इन पार्लियामेंट, अगर इस तरह का कोई बिल है और अच्छा निकला और उसको पार्लियामेंट में सपोर्ट मिल रहा, तो द गवर्नमेंट रिक्वेस्ट द एमपी टू विड्रॉ इट। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो कहती है कि एमपी से कि अरे आप विड्रॉ कर लो, हम ले आते हैं इसको गवर्नमेंट बिल की तरफ से, तो उससे मतलब रेपुटेशन में डैमेज ना हो। और तो द मेंबर हु हैड टेबल्ड द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर बिल 2014 वाज रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट टू विड्रॉ इट। जो मेंबर ये ट्रांसजेंडर बिल लाया था ना 2014 में, उस वो रिक्वेस्ट किया गया था उसको गवर्नमेंट से कि अरे आप वापस ले लो, हम देख लेंगे, हम ले आएंगे आपका ये बिल। तो विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑफ द अलायंस the that command majority, it becomes impossible to pass the bill, especially in the Lok Sabha. जब without support from the ruling party of the alliance, ruling party जो होती है अलायंस की, ठीक है, उसके सपोर्ट के बिना आप देखोगे कि कोई भी जो प्राइवेट मेंबर बिल है, और वो आप देखोगे कि उसको पास कराना लोकसभा में तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, रूलिंग पार्टी का तो सपोर्ट चाहिए होता है। और ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो क्यों फेल हो जाते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप एक सजेशन भी दे सकते हो कि प्राइवेट मेंबर बिल को अगर इस तरह से परसीव ना किया जाए, तो आप देखोगे ज़्यादातर टाइम में अपोजिशन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लाती है। तो अगर इनको भी इंट्रोड्यूस करा के पास कराया जाए, बनाया जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो डेडलॉक हो जाता है और इस तरह के जो परसेप्शन है लोगों का जो रूलिंग पार्टी का, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।